बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम आगाही के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान शाहीन सिद्दीकी। ज़ैबितीज़ का आलमी दिन पूरी दुनिया में 14 नवंबर को ज़ैबितीज़ का आलमी दिन मनाया जाता है। पाकिस्तान में भी काफ़ी सालों से अब ज़ैबितीज़ का आलमी दिन मनाया जाता है, क्योंकि पाकिस्तान में ज़ैबितीज़ का मर्ज़ बढ़ता जा रहा है। अगर हम दुनिया के लिहाज से बात करें तो पाकिस्तान तीसरे नंबर पे है, और अगर हम आबादी के लिहाज से बात करें तो पाकिस्तान नंबर 1 पर इस वक्त ज़ैबितीज़ में है। तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है कि ज़ैबितीज़ दोम टाइप 2 डायबिटीज़ जो है वो इस वक्त नौजवानों में बहुत ज़्यादा देखी जा रही है। ये मर्ज़, इस मर्ज़ के बारे में कहा जाता है कि ये खामोश कातिल है। इस मर्ज़ के बारे में आज हमारे पैनल में 2 डॉक्टर्स मौजूद होंगे। उनसे हम गुफ्तगू करेंगे कि आया कि ज़ैबितीज़ है क्या और इसकी तशख़ीस किस तरह की जाती है, और इसका ये मर्ज़ बहुत सारे मरीज़ ऐसे हैं जिनको सालों साल पता ही नहीं होता ज़ैबितीज़ कि वो ज़ैबितीज़ के मर्ज़ लाहक हो चुका है, और जब पेचीदगियाँ सामने आती हैं तो पता चलता है कि काफ़ी सालों से ज़ैबितीज़ के मर्ज़ में मुब्तला थे। और बहुत सारे मरीज़ ऐसे भी हैं जो लापरवाही करते हैं, अपनी मेडिसिन वक्त पर नहीं लेते, या बदपरहेज़ी ख़ास तौर पे चीनी की या सॉफ्ट ड्रिंक इस्तेमाल करते हैं। उसकी वजह से उनकी पेचीदगियाँ इतनी ज़्यादा ख़तरनाक हो जाती हैं कि वो जानलेवा हो जाती हैं। हमारे साथ आज गेस्ट पैनल में मौजूद हैं प्रोफेसर ज़मान शेख। उनसे जानते हैं कि ज़ैबितीज़ क्या है और इससे किस तरह बचा जा सकता है और इसकी तशख़ीस किस तरह होती है। और पेचीदगियों की अगर हम बात करें तो पेचीदगियों पे भी आज हम बात करेंगे। ख़ास तौर पे प्रोफेसर ज़मान शेख के बारे में मैं बताना चाहूँगी कि पाकिस्तान एंडोक्राइन सोसाइटी की बुनियाद रखने वालों में से हैं प्रोफेसर ज़मान शेख। सर सैयद हॉस्पिटल जो है उसके डायबिटीज़ के शोबे के डायरेक्टर भी हैं, और पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ इंटरनल मेडिसिन के अगर मैं बात करूं डायबिटीज़ चैप्टर के जो है वो चेयरमैन हैं। हम आज गुफ्तगू आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। मुझे बताएं ज़ैबितीज़ क्या है और किस तरह इसकी तशख़ीस होती है। देखिए, डायबिटीज़ शुगर हर इंसान के जिस्म में होती है, और शुगर का मतलब ग्लूकोज को हम शुगर कहते हैं। एक्चुअली ग्लूकोज वर्ड है। तो ग्लूकोज जिस्म में ऐसे काम करता है जैसे पेट्रोल गाड़ी में काम करता है। पेट्रोल होगा तो गाड़ी चलेगी, पेट्रोल नहीं होगा तो गाड़ी नहीं चलेगी। इस तरह ग्लूकोज होगा तो जिस्म काम करेगा, एनर्जी आएगी, नहीं होगा तो जिस्म बेजान हो जाएगा। और अगर बहुत ज़्यादा हाइपोग्लाइसीमिया हो गई, शुगर कम हो गई, तो खुदा न खास्ता मौत भी वाक़या हो सकती है। तो इस तरह है। मगर अगर वो बढ़ जाए नॉर्मल लेवल से, परसिस्टेंट, यानी थोड़े वक्त के लिए नहीं, जैसे कोई वलीमा खाते हैं उसमें लाजमी शुगर बढ़ जाता है थोड़ी देर के लिए, वो वाला नहीं, परसिस्टेंट बढ़ा रहे खाली पेट भी, खाने के बाद भी, उसको हम कहते हैं डायबिटीज़। अब ये है तो मीठी चीज़ कि ग्लूकोज बढ़ा हुआ है, मगर ये ऐसे समझें कि मीठा पॉइजन है, जहर है, स्लो पॉइजन। यानी कई साल तक पेशेंट को पता भी, जिस तरह आपने कहा खामोश कातिल या साइलेंट किलर, ये बिल्कुल सही नाम है इसका, क्योंकि 3-4 साल तक शुगर जिस्म में छुपी रहती है, मरीज को पता तक नहीं होता कि उसको डायबिटीज़ हो गई है। और अचानक वो सर्जरी कराने से पहले या इंश्योरेंस कराने से पहले लाजमन शुगर चेक कराता है, तो उसको पता चलता है कि भाई मेरी शुगर तो 300 है, बहुत ज़्यादा है, और मुझे डायबिटीज़ काफ़ी अरसे से है। तो इस तरह उसकी कॉम्प्लिकेशन जो हैं, पेचीदगियाँ, जिसकी वजह से शुगर का मर्ज़ ख़राब ख़तरनाक समझा जाता है, वो भी साइलेंट होती है। उसकी मिसाल अगर दें तो गुर्दे आस्ता आस्ता ख़त्म होते जाते हैं। जिस तरह दीमक लकड़ी को ख़त्म करता है, इस तरह शुगर गुर्दे को अगर कंट्रोल हो तो कुछ नहीं होता, तो गुर्दे को आस्ता आस्ता ख़त्म करती जाती है, आँखों के पर्दे को नुकसान पहुंचाती जाती है, मगर बड़ी खामोशी से। और 10-12 साल के बाद मरीज़ को अचानक पता चलता है कि मेरे गुर्दे तो ख़त्म हो गए हैं, मुझे पता तक नहीं है, आँखों के पर्दे बिल्कुल फट चुके हैं, अब नाबीनाई हो गई है परमानेंट, मुझे पता तक नहीं चला। 1 महीने पहले तक तो मैं बिल्कुल सही महसूस कर रहा था अपने आप को। तो कहने का मर्ज़ ये है कि इसको साइलेंट किलर कहते हैं, और ये सही नाम है। और ये मैसेज है कि अपनी शुगर का डे 1 से ख्याल करें। जिस दिन से डायग्नोस हो तो आप उस दिन से शुगर को कंट्रोल करेंगे तो इंशाल्लाह ये कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी।
सही। सर अलामात क्या होती हैं ज़्याबितीज़ की? देखिए, अलामात क्लासिकल जो हैं, जो किताबों में लिखी हुई हैं या आम पब्लिक समझती है कि यूरिन ज़्यादा पास होता है, उसके नतीजे में प्यास ज़्यादा लगती है और भूख बहुत ज़्यादा लगती है, कमज़ोरी हो जाती है, ज़ख़म भरते नहीं हैं। ये टाइप 1 की अलामात हैं दरअसल। टाइप 1 में ये अलामात 2-3 हफ्ते में ज़ाहिर हो जाती हैं, वो छुप नहीं सकती क्योंकि उसकी शिद्दत बहुत ज़्यादा बहुत होती ज़्यादा है, होती है। क्योंकि इंसुलिन बिल्कुल ख़त्म हो जाती है जिस्म में। टाइप 2 में होती यही अलामात हैं, मगर इतना स्लो होती हैं कि मरीज़ को पता तक नहीं चलता। अब देखें ना, वो उल्टा समझता है, यूरिन ज़्यादा पास हुआ उसकी वजह से प्यास लगी। अब वो समझता है कि मैं पानी ज़्यादा पी रहा हूँ इसलिए यूरिन पास हो रहा है। तो इसी गलतफहमी में वो डायग्नोज नहीं कर पाता। तो मैं कहूँगा कि जिस आदमी को, औरत या मर्द, फैमिली हिस्ट्री और डायबिटीज़ की, माँ बाप या दोनों में से एक, भाई बहन, कज़न, चचा वगैरह, फैमिली हिस्ट्री में डायबिटीज़ हो और उसका वज़न ज़्यादा हो और सही। वो बदपरहेज़ी करता हो, फास्ट फूड खाता हो, वर्जिश नहीं करता हो, सारा दिन बैठे रहने का सेडेंटरी लाइफ स्टाइल हो, बैठे रहने का काम हो और टेंशन से भरपूर ज़िंदगी हो, तो उसको चाहिए कि हर 3 महीने में 20 साल के बाद अपना शुगर चेक कराता रहे, चाहे उसको अलामात हों या ना हों, सही। ताकि जल्दी डायग्नोज हो जाए। जितनी देर करेंगे उतना समझे नुकसान हो चुका। सही। सर टेस्ट के बारे में मुझे बता दें, कौन-सा ऐसा टेस्ट है जिससे पता चल जाता है कि आपको डायबिटिक हैं? जी, देखिए, 3 तरह के टेस्ट हैं जिससे हम डायग्नोज कर सकते हैं। एक तो फास्टिंग ब्लड शुगर, अगर 100 से कम है तो आप नॉर्मल हैं। 100 से 126 के दरमियान है तो आप प्री डायबिटिक हैं। 126 से ज़्यादा है तो आप डायबिटिक हैं। ये फास्टिंग का मतलब है 8 से 10 घंटे खाने के बाद सुबह सवेरे उठ के। अच्छा, अब रैंडम की बात करते हैं कि नाश्ता कर लिया आपने, उसके 2 घंटे के बाद कराया। अगर 140 से कम है तो आप नॉर्मल हैं। 140 से 200 के दरमियान में है तो आप प्री डायबिटिक हैं। मीन्स अभी तो डायबिटीज़ नहीं है, मगर डायबिटीज़ होने के खतरे बहुत बढ़ गए बहुत हैं, बढ़ आपको गए हैं, बॉर्डर सही। लाइन क्रॉस कर चुके हैं आप। 200 से ऊपर हो नाश्ते के 2 घंटे के बाद तो पक्का डायबिटिक है। मगर एक बात मैं थोड़ी और बता दूं कि ये दुनिया की वाहिद बीमारी है जिसमें 2 दफ़ा ये टेस्ट करके फिर हम डायग्नोज बनाते हैं। दूसरी किसी बीमारी में ऐसे नहीं है कि लाजमन 2 दफ़ा करा के फिर आप डायग्नोज करें। डायबिटीज़ में ये एज अ रूल 2 दफ़ा करा के फिर डायग्नोज करते हैं। उसका रीज़न ये है कि देखिए ना, परसिस्टेंट हाइपरग्लाइसीमिया हो। परसिस्टेंट का मतलब है कि दायमी शुगर बढ़ी हुई हो, ये एक दफ़ा में पता नहीं चलता। सही। एक दफ़ा आप स्ट्रेस में हैं या खाना वर्जिश नहीं किया आपने काफ़ी दिनों से, खाना बहुत ज़्यादा खा लिया, तो एका दुक्का दफ़ा तो ज़्यादा आ सकती है। या लेबॉर्ट्री की गलती, ये भी तो होती है ना सही। कभी कभी। तो एक दफ़ा पे नहीं, 2 दफ़ा अगर ये ओवर ईटिंग, तो फिर हम लेबल करते हैं कि डायबिटीज़ है। इस तरह 3 महीने की एवरेज ब्लड शुगर का नाम है HbA1c 1C या सही। ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन। वो 5.7 से कम हो तो नॉर्मल, 5.7 से परसेंटेज होती है, 6.4% के अंदर हो तो प्री डायबिटिक, 6.4% से ऊपर हो तो पक्का डायबिटिक। मगर अगर HbA1c डायबिटीज रेंज में आ जाए तो बेहतर है अपनी फास्टिंग और 2 घंटे वाली जो शुगर है वो भी चेक कराए ताकि डायग्नोसिस कंफर्म हो। और जैसे डायग्नोस कंफर्म हो उसका पहले दिन से इलाज शुरू करें। लाइफ स्टाइल के साथ साथ दवाएं भी ज़रूरी हो जाती हैं। सही। अच्छा सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो मरीज़ इंसुलिन लगाते हैं, तो इंसुलिन के बारे में बहुत गलतफ़हमियाँ हैं कि इंसुलिन जो है वो आखिरी दवा आखिरी होती स्टेज है है। जी। और दूसरी बात, हमें थोड़ा-सा तरीक़ेकार भी बताएँ कि इंसुलिन कहाँ-कहाँ लगाई जाती है? जी, देखिए, इंसुलिन जो है वो टाइप 1 में तो है ही इंसुलिन। डायग्नोसिस के पहले दिन से लेके ज़िंदगी के आखिरी दिन तक इंसुलिन लगेगी। चाहे 80 साल उम्र हो फिर भी इंसुलिन लगेगी ज़िंदगी के आखिरी दिन तक टाइप 1 में। टाइप 2 में इस तरह नहीं है। 8-10 साल वो बंदा या मर्द या औरत वो गोलियों पे कंट्रोल कर लेते हैं डायबिटीज़, मगर इवेंचुअली आखिर में उनको इंसुलिन की इसलिए ज़रूरत पड़ती है कि टाइम के साथ साथ बीटा सेल जो हैं
जो लबलबे के अंदर होते हैं पेनक्रियाज में, और वो वाहिद फैक्ट्री है, कारखाना है जो इंसुलिन बनाते हैं। तो वो ख़त्म हो जाते हैं टाइप 1 में तो शुरू से ही, और टाइप 2 में आस्ता आस्ता ख़त्म होते खत्म हो हैं। जाते हैं। तो 10 साल के बाद तकरीबन 50% लोगों को टाइप 2 के इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है। सही। अच्छा सर, इंसुलिन लगाने का तरीक़ेकार क्या होता है? कहाँ मसल्स में जी लगाई जाती है? जी, देखिए इस बारे में भी बहुत गलत फहमियाँ हैं। इवन हमने मेडिकल प्रोफेशन के लोगों को, नर्सों को भी देखा है कि वो कभी कभी गलत इंसुलिन लगा लेते हैं। मगर सिर्फ 2 जगहें हैं जहाँ पे इंसुलिन लगा सकते हैं, सिर्फ 2 जगह। देखिए जहाँ पे मेरी टाई है वहाँ पे नहीं है। एक हिस्सा ये साइड में पेट का, एक हिस्सा ये। आप कपड़े हटा के, और 90 एंगल पे आजकल तो सिरिंजेस आ गई हैं, बहुत बारीक नीडल होती है, आप डायल करके सॉरी देखने की ज़रूरत भी नहीं होती, और आप उसको 90 एंगल पे करके प्रिक कर दें तो यहाँ लगा सकते हैं। दूसरी ये फ्रंट ऑफ थाई, ये जो हिस्सा है जहाँ मैं हाथ रख रहा हूँ, कपड़ा हटा के 90 एंगल पे यहाँ लगा सकते हैं। तो सुबह यहाँ लगाएं, शाम यहाँ लगाएं, या सुबह यहाँ लगाएं, शाम यहाँ लगाएं। इस तरह सिर्फ 2 जगह हैं जहाँ पे लगा सकते हैं, और कोई जगह नहीं है इंसुलिन लगाने की। सही। और जो बाजू में लगाते हैं लोग? गलत है, बाजू में गलत है। इंसुलिन भी? नहीं, देखिए ना, ये अगर हम बाजू पे लगाएंगे या फोर आर्म में लगाएंगे, या कभी कभी शिन में भी, पता नहीं वो कभी कभी देखा है हमने, लगाते हैं लोग, तो यहाँ पे या तो इंट्राडर्मल हो जाएगी, माना चमड़ी में, स्किन में घुस जाएगी अंदर, तो वो एब्जॉर्ब भी नहीं होगी, वहाँ पड़ी रहेगी काफ़ी अरसे तक। या अगर यहाँ देखें ना, सबकुटेनस टिश्यू बहुत कम है, यहाँ कम है तो यहाँ पे, हाँ। पिंच नहीं कर सकते। तो इस तरह के सबकुटेनस टिश्यू जो फैटी लेयर होता है, फाइब्रोफैटी, वो नहीं होता, तकरीबन कम होता है। तो या तो मसल के अंदर चली जाएगी, गोश्त में इंट्रामस्कुलर बन जाएगी जो एकदम बेहोश कर सकती है, या इंट्राडर्मल होगी चमड़े के अंदर। तो हमें पहुंचानी है ये सबकुटेनस टिश्यू में, जो जहाँ पे पिंच करती है। यहाँ देखें ना, पिंच करें तो आराम से फोल्ड बन जाता है, उंगलियों के दरमियान में आ जाता है। तो इसलिए वहाँ नहीं लगाते, सिर्फ 2 जगह हैं जहाँ पे लगा सकते हैं। यहाँ जो मसल्स होते हैं यहाँ हम लगा सकते हैं? नहीं नहीं, कभी नहीं। यहाँ पे इंट्रामस्कुलर हो जाएगी। अच्छा। यहाँ सबकुटेनस नहीं हो सकती, क्योंकि ये पिंच करे ना तो पिंच नहीं होगा। पिंच का मतलब है फोल्ड नहीं बनेगा, फोल्ड नहीं होगा। सही। क्योंकि डायरेक्ट स्किन जो है तकरीबन मसल के साथ जुड़ी हुई है, तो सही। यहाँ नहीं लगा सकते। नहीं लगा यहाँ सकते। पे इंट्रामस्कुलर हो जाती है। वो एक कंडीशन होती है जिसमें आदमी शुगर का बेहोश हो जाता है, अमूमन टाइप 1 में, उसमें फिर यहाँ लगा सकते हैं इंट्रामस्कुलर, या इवन सिर्फ उस कंडीशन में जिसमें बेहोश हो जाए, डायबिटिक कीटोसिडोसिस या हाइपरऑस्मोलर कोमा, उसमें इंट्रावीनस भी लगा सकते हैं या इंट्रामस्कुलर भी, वो एक ही कंडीशन है। बाकी आप इंट्रामस्कुलर कभी नहीं लगा सकते, वो नुकसान कर सकती है। सही। सर मुझे बताएं कि हमने इंसुलिन की बात कर ली कि किस तरह लगाई जाती है, और हालांकि बहुत सारे लोगों में गलतफहमियां थी। लोग अमूमन जो है वो इंट्रावेस्कुलर यहाँ पर लगा लेते हैं, और कई गलत जगहों पर लगाती हैं, इसकी वजह से उनमें कॉम्प्लिकेशंस भी हो जाती हैं, ज़ख्म बन जाते हैं जगह जगह। अच्छा, एक बात और, एक सिरिंज कितनी दफ़ा इस्तेमाल हो सकती है? देखिए ना, पाकिस्तान गरीब कंट्री है, और यहाँ पे हम कुछ कर सकते हैं, यानी मॉडिफिकेशन। असल में तो 1 टाइम की होती है इंसुलिन की सुई। आजकल तो सिरिंज आ रही है ना, तो उसमें वो स्क्रू से इंसुलिन नीडल लग जाती है, और वो इतनी बारीक होती है कि आपको यकीन जाने नज़र तक नहीं आती। उसको रोशनी में उसकी चमक नज़र आती है, साइज नज़र नहीं आती, इतनी बारीक है, वो पता भी नहीं चलता जब अंदर जाती है जिस्म में। तो वो अगर आप एक एहतियात करें कि आप लगा के स्किन में, फिर उसको कवर कर दें, उसका जो स्पेशल कवर है छोटा, अब फिर जब दूसरी दफ़ा लगाएं तो उसको ओपन करके स्किन में लगा के फिर कवर कर दें, तो आप 10 दफ़ा लगा सकते हैं, या जब तक दर्द न करे, क्योंकि 20-30 रुपए की एक नीडल है। सही सही। अब वो गरीब आदमी है, वैसे भी इंसुलिन आपको पता है इतनी सस्ती नहीं है, सस्ती भी है महंगी भी है, बहरहाल इतनी सस्ती नहीं है। तो कोशिश करनी चाहिए कि नॉन अफोर्डिंग पेशेंट हो, कम अज़ कम वो 10 दफ़ा तो इस्तेमाल करे उसको, बेशर्तिया उस नीडल को कोई चीज़ टच न करे,
न स्पिरिट, न कॉटन, न उंगली, कुछ नहीं। अगर कोई चीज़ टच कर जाए तो जिस तरह आपने कहा वो फोड़े फुंसियाँ बना सकती है, इन्फेक्शन लग जाएगा, फिर उसको फेंक दें आप। सही। अगर आप दो जगह में करेंगे क्लोज, एक कवर और दूसरा स्किन, तो फिर आप 10 दफ़ा कम 10 से दफ़ा कम भी लगा यूज़ कर सकते सकते हैं। हैं। बिल्कुल सही। सर मैं बस आपसे मैसेज लेना चाहूँगी, ज़ैबतीस का आलम दिन है, उस हवाले से हमें बता, एक तो पैगाम दें लोगों को, और दूसरा ये बताएं कि किस तरह ज़ैबतीस से के मर्ज से बचा जा सकता है। जी, देखिए बचाने का जहाँ तक ताल्लुक है तो वो है लाइफ स्टाइल। अपने एक्सरसाइज को मामूल बना लें। अल्लाह ने हमें 24 घंटे दिए हैं, गरीब को भी अमीर को भी। सही। कोई गरीब को ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि उसको कम दिए हों, टाइम एक ही मिलता है। उसमें अगर हम 8 घंटे मैक्सिमम नींद के निकालते हैं, फिर भी तो 16 घंटे बच जाते हैं बचते ना। हैं, हाँ। उसमें अगर आधा घंटा अपनी सेहत के लिए दें तो मेरा ख्याल है कि अगर ऑर्गेनाइज अपने आप को करें तो कर सकते हैं। जो बेस्ट गिफ्ट आप अपने आप को दे सकते हैं वो वर्जिश है। हम दूसरों को तोहफे देते हैं ना, सही। बेगम साहबा को दे दिया, अपने बच्चों को दिया, बॉस को दिया, दोस्तों को दिया, अपने आप को क्या देते हैं? सही। एक्सरसाइज, वर्जिश, पहली बात। दूसरी बात ये कि डाइटिंग करें। ये फास्ट फूड वगैरह जो हैं वो वंस इन ब्लू मून के तौर पे लेने चाहिए, महीने में एक। वो भी ऐसे कि बच्चे ने अच्छा इम्तिहान पास किया है, चलें इसी बहाने, या साल के रहा हो, मतलब वंस अ मंथ, उससे ज़्यादा नहीं फास्ट फूड। और दूसरी बात ये कि खाना कम खाएं और वो भी सोच समझ के खाएं। आजकल ये टेक अवे और ये जो है ना, ये बहुत न्यूसेंस है। मैं तो कहता हूँ बुफे पे बैन लगना चाहिए। अब देखिए ना, बुफे में 50 डिशें होती हैं, आप 5,000 रुपया भर लेते हो पहले ही। अब कहते हैं 5,000 में हम दाल रोटी खाने तो नहीं आए। सही। तो 5,000 तो वसूल करें ना। तो फिर खाते जाते हैं खामखा इतनी लजीज। बुफे पे तो मैं कहता हूँ कि पाबंदी होनी चाहिए, अपना अपना एक एक डिश मंगाओ और खाओ। बहरहाल ये तो नहीं हो सकता, तो खुद कंट्रोल करना चाहिए। अब मैं तो कहता हूँ किसी वलीमे में आप जाएं और 15 मिनट सब्र करें ना, तो आप यकीन जाने कि आपका जो शुरुआती वो भूख की ख्वाहिश होती है ना, वो ख़त्म हो जाती है। एक बात मैं बता दूं, हमारी भूख दो तरह की होती है। एक जब पेट भर जाता है, पेट भर जाता है, हमें पता चलता है पेट भर गया है, वो ज़रूरत है हमारी। उसके बाद उसका सेकंड फेज आता है कि भाई ये तो कोफ्ते ज़बरदस्त हैं, ये तो मैं और खाऊंगा, ये आइसक्रीम तो डिलीशियस है, ये तो मैं और खाऊंगा। वो आपकी ज़रूरत नहीं है, सही। आपका पेट भर चुका है, भर चुका है। अब आप लज़्ज़त के लिए खा रहे हैं। ये अलग कैटेगरी है। तो हम जो ओबीज होते हैं, मोटे होते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, शुगर बढ़ती है, मोटापा बढ़ता है, दिल के अमराज होते हैं, वो उस सेकंड फेज के लिए। अगर आप सुन्नत रसूल याद करें तो उस वक्त हाथ हटा दें खाने से जब आपका पेट भर जाए। सही। हम तो खाना शुरू उस वक्त से करते हैं 3 जब हिस्से कर लें, एक हिस्सा पानी, एक हिस्सा खाली और एक हिस्सा बिल्कुल ग़िज़ा। बिल्कुल। तो इस तरह करें तो मोटा हो ही नहीं सकता आदमी। मेरा मैसेज ये है कि एक कीवर्ड है, जिस तरह कंप्यूटर होता है ना, उसमें कीवर्ड डालते हैं गूगल में तो सारा उसका आ जाता है रिकॉर्ड। कीवर्ड है शुगर कंट्रोल करें। हम कहते हैं कि भाई हम वर्जिश तो कर रहे हैं इतनी, और क्या करें। भाई हम दवाएं तो खा रहे हैं 6 महीने से डॉक्टर की, और क्या करें। भाई हम खाना कम, तो इस तरह नहीं है। ये सारे रास्ते हैं शुगर कंट्रोल करने के लिए। अगर आप शुगर कंट्रोल करेंगे इन रास्तों से, मतलब डाइटिंग, एक्सरसाइज, वज़न कम करना, गोलियां खाना या इंसुलिन लेना, तो वो जो हमारा गोल है, टारगेट है, कीवर्ड्स हैं, वो अचीव होंगे, और वो हैं शुगर कंट्रोल करो। एक दफ़ा शुगर हो जाए तो फास्टिंग ब्लड शुगर 110 से कम रखें, रैंडम ब्लड शुगर 120 से कम रखें, और मैक्सिमम 140, और HbA1c 7% मैक्सिमम, उससे कम रखें, तो इंशाल्लाह ये कॉम्प्लिकेशन होंगी नहीं। बेहतर तरीका यही है कि अपने आप को 1 घंटा 24 घंटे में अपने आप को एक वक्त 1 घंटा ज़रूर दें। एक्सरसाइज करें या वॉक करें। 40 मिनट की अगर आप चहलकदमी कर लेंगे सारा दिन में 24 घंटे में, तो आप इन अमराज से बच सकते हैं और अपनी ग़िज़ा को, तर्ज़ ज़िंदगी को जो है वो बेहतर रखें। एक वक्फ़ा लेते हैं, वक्फ़े का दोबारा ज्वाइन करते हैं।
नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ अब माहिर इमराज़ ज़ैबितुस डॉक्टर नदीम नईम मौजूद हैं। उनसे हम बात करते हैं कि आया कि ज़ैबितीस की जो तादाद बढ़ती जा रही है दिन ब दिन पाकिस्तान में, उसको कैसे कम किया जा सकता है, उसकी रोकथाम किस तरह मुमकिन है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मुझे बताएं कि ज़ैबितीस का मर्ज़ पाकिस्तान में इस वक्त क्या सूरत हाल है और इसकी रोकथाम किस तरह हम कर सकते हैं। पाकिस्तान के लिए कोई बहुत अच्छी न्यूज़ नहीं है एज़ फार एज़ वर्ल्ड डायबिटीज़ डे इज़ कंसर्न्ड। अगर हम IDF के एटलस की बात करते हैं तो पूरी दुनिया में प्रेवलेंस वाइज यानी 100 में से कितने लोगों को शुगर है, पाकिस्तान पहले नंबर पे आ गया है। 4 में से 1 एडल्ट पाकिस्तानी को शुगर है। अगर हम बात कर रहे हैं छोटे बच्चों की तो बहुत तेज़ी से छोटे बच्चों में टाइप 2 डायबिटीज़ बढ़ती जा रही है। अच्छा, पहले हमें ये बताया जाता था कि टाइप 2 डायबिटीज़ यानी बड़ों को होने वाली शुगर या लाइफस्टाइल से होने वाली शुगर वो बड़े लोगों को होती है, 40 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को। लेकिन अब बड़ी तेज़ी से 10 साल, 12 साल, 14 साल, 16 साल के बच्चे टाइप 2 डायबिटीज़ के साथ हमारे पास प्रेजेंट कर रहे हैं। इनफैक्ट अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन की गाइडलाइन ये कहती है कि अगर आपका बच्चा एशियन है, क्योंकि एशियन ज़्यादा रिस्क के ऊपर होते हैं और वो ओवरवेट है, वज़न ज़्यादा है, तो आप 10 साल की उम्र से टाइप 2 डायबिटीज़ की स्क्रीनिंग शुरू कर दें। स्क्रीनिंग का मतलब होता है ये पता लगाना कि कहीं मरीज़ को शुगर तो नहीं हो गई है। इसके अलावा अगर हम प्री डायबिटीज़ की बात करते हैं तो 8 में से 1 एडल्ट पाकिस्तानी प्री डायबिटीज़ का शिकार है। अगर हम अननोन लोगों की बात करते हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि उन्हें शुगर है, तो 4 में से 1 शुगर का मरीज़ ऐसा है जिसे पता ही नहीं है कि उसे शुगर है। यानी हर लिहाज से हम पूरी दुनिया से बहुत तेज़ी से इस बुरी बीमारी के पंजे में होते चले जा रहे हैं, पंजे में जकड़ते चले जा रहे हैं। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि बच्चों में, पहले तो हम सुन रहे थे नौजवानों में, हम पिछले 4-5 सालों में सुन रहे थे कि नौजवानों में 25 साल, 30 साल, 35 साल की उम्र में, क्योंकि ये 40 साल से उम्र के लोग ज़ायद के लोगों में पहले होती थी, लेकिन हमने 4 से 5 साल पहले सुना कि वो 25 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में। अब हम सुन रहे हैं कि 12 साल की उम्र में, 14 साल की उम्र में, 13 साल की उम्र में। ये बहुत बड़ा अलमिया है। क्या ऐसी चीज़ है जो दिन ब दिन हम देख रहे हैं कि ये रशो बढ़ता जा रहा है? देखिए, मैं अक्सर अपने मरीज़ों को भी कहता हूँ कि हमारी फ्यूचर जनरेशन तबाह हो जाएगी। अब डायबिटीज़ को जानते नहीं है। डायबिटीज़ एक सिंड्रोम है। सिंड्रोम का मतलब होता है एक ऐसी बीमारी जो हर बीमारी को इफ़ेक्ट करती है। हम बात कर रहे हैं गुर्दों की, हम बात कर रहे हैं आँखों की, हम बात कर रहे हैं हाथों पैरों की नसों की, हम बात कर रहे हैं दिल की। अगर इस बीमारी को कंट्रोल ना किया जाए तो इंसानी ज़िंदगी एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाती है। और अगर हमारे छोटे बच्चे 12 साल, 13 साल की उम्र में टाइप 2 डायबिटीज़ में मुब्तला हो जाते हैं तो हमें सारी ज़िंदगी उनको इन कॉम्प्लिकेशन से बचाना पड़ेगा। अब हम कैसे बचा सकते हैं बच्चों को उन कॉम्प्लिकेशन से, उसका सिर्फ एक ही तरीका है हमारे लिए, किसी तरीके से हम अपने लाइफस्टाइल को बेहतर करें। लाइफस्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब आपने ये सवाल पूछा कि छोटे बच्चों को टाइप 2 डायबिटीज़, पहले तो बड़े लोगों को हुआ करती थी। तो जनाब, पहले हम अपने लाइफस्टाइल को डिफरेंट रखा करते थे। हमारे बच्चे बाहर जाकर खेला करते थे, हमारे बच्चे हर वक्त मोबाइल में नहीं घुसे रहते थे, हमारे बच्चों का खाना बहुत अच्छा होता था। मुझे अच्छे तरीके से याद है, मेरी मदर जो है वो ज़बरदस्ती सब्जियाँ खिलाया करती थी। और अब ये हालात हो गए कि हम अपने बच्चों को जिंगर कल्चर और गोश्त कल्चर और इस किस्म की चीज़ों से बाहर निकलने ही नहीं देते हैं। और यही मुसीबत, यही रीज़न है प्रॉबेबली कि हमारे बच्चे बहुत तेज़ी से, देखिए इसमें ना मैं बड़ा सिंपल प्रोटोकॉल कहता हूँ, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। आपकी कैलोरीज इनटेक और आपका कैलोरी आउटपुट, अगर आपको दोनों को बैलेंस में रखने में कामयाब हो जाते हैं तो बहुत तेज़ी से चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। अब हमने कैलोरी इनटेक बढ़ा लिया है, हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कैलोरी ले रहे हैं, और हमने कैलोरी आउटपुट यानी एक्सरसाइज को ख़त्म कर दिया है। बैठे बैठे मोबाइल के ऊपर जो है बच्चा पोएम देख रहा है और बाहर नहीं निकल रहा है। इनफैक्ट ये हालात हो गए हैं कि अब हम खुद अपने बच्चों को मोबाइल दे देते हैं कि चलो हमें तंग नहीं करेगा, मोबाइल के अंदर गेम खेलता रहेगा, पोएम देखता रहेगा। उसकी वजह से वो जो नेगेटिव कैलोरी आउटपुट हमारे बच्चों का होता था वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। यानी हमारा बच्चा बहुत तेज़ी से वेट गेन करता जा रहा है। वो है ना गुगलू कॉन्सेप्ट, गुगलू बच्चे का कॉन्सेप्ट, वो हेल्दी बच्चा होता था। ये गलत कॉन्सेप्ट जो हमारे जहनों में बैठा हुआ है, इसने बहुत बड़े प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दिए। अगर आपका बच्चा वज़न ज़्यादा है, 11 साल का हो गया, 10 साल से ज़्यादा उम्र यानी 11 साल का हो गया, आप उसकी शुगर चेक करके देखें कि उसे टाइप 2 डायबिटीज़ तो नहीं हो गई है। इससे बड़ा अलमिया क्या हो सकता है। मतलब एक हम कौम की तबाह करने की बात करते हैं, तो अगर उस कौम में ज़्याबतीस ही फैल जाए तो वो कौम तबाही की तरफ जा रही है। डेफिनेटली हम बहुत सारी चीज़ों में दुनिया में बहुत पीछे चले गए हैं, लेकिन ज़्याबतीज़ और बुरी चीज़ों में हम दुनिया में सबसे आगे चले गए। हमने पाकिस्तान एंडोक्राइन सोसाइटी ने, मेमन मेडिकल इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल, हम सब ने मिलके इस दफ़ा जो थीम बनाई है वो प्रिवेंशन की है। नेक्स्ट 7 डेज़ के अंदर मेरे पूरे पाकिस्तान के अंदर 7-8 डिफरेंट सेशंस हैं, जो टीवी प्रोग्राम्स भी हैं, जिसके अंदर डिफरेंट हेल्थ केयर प्रोफेशनल के सेशन भी हैं, सेमिनार्स भी हैं, सिम्पोजिया भी हैं, और सब के अंदर मैंने सिर्फ एक थीम रखी है, बल्कि हमने सिर्फ एक थीम रखी है, और वो थीम है डायबिटीज़ प्रिवेंशन,
कैसे शुगर को रोका जाए, जिसमें हम ना सिर्फ आम लोगों को बल्कि हम हेल्थ केयर प्रोफेशनल या डॉक्टर्स की ट्रेनिंग करेंगे, क्योंकि अगर आप एक डॉक्टर को ट्रेन करते हो तो आप समझ लें हज़ारों मरीज़ों को ट्रेन करते हो। और हमारी ट्रेनिंग सिर्फ इस मकसद में होगी कि किस तरीके से इस बीमारी को रोका जा सकता है। और अगर इस बीमारी को आपको रोकना है तो सिर्फ 2 काम करने हैं आपने। सीडेंटरी लाइफस्टाइल को छोड़ना है, पहली बात, अपनी डाइट को बेहतर बनाना है। वाइट पॉइजन का नाम आपने सुना होगा, अक्सर मैं अपने प्रोग्राम्स में कहता हूँ, वाइट शुगर, वाइट आटा, वाइट चीनी, वाइट नमक, इसे ख़त्म करना पड़ेगा। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स को कम करना पड़ेगा, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को बेहतर करना पड़ेगा, सब्जियां लेनी पड़ेंगी, बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ें कम करनी पड़ेंगी, ऑयल की क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कैलोरीज बर्न करने की तरफ जाना पड़ेगा। लोग अक्सर मुझे कहते हैं कि जी ग्राउंड नहीं है, हम कहाँ जाएँ बाहर, कराची के हालात ऐसे हैं, हम बाहर निकलेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, बाहर निकलेंगे तो ये हो जाएगा, लोग मोबाइल छीन के चले जाएंगे। मेरा जवाब होता है आपके घर का कमरा तो है, अगर आप घर के कमरे में इस दीवार तक 40 चक्कर लगाएंगे तो आपकी कैलोरी बर्न हो जाएगी। ज़रूरी नहीं होता कि आपको बाहर जाके एक्सरसाइज करनी पड़े, बाहर जाके वॉक करनी पड़े। इस वक्त जैसे हालात हैं, जैसे सोसाइटीज़ के अंदर आप बाहर निकल के कर सकते हैं, अगर आप नहीं निकल सकते हैं आप अपने कमरे में, आप अपने ऑफिस में। इनफैक्ट मैं अपनी ओपीडी जब कर रहा होता हूँ तो ओपीडी के अंदर 3 या 4 मरीज़ों के बाद मैंने अपने असिस्टेंट को कहा हुआ है कि आप मुझे 5 मिनट दिया करो, उठ के 5 मिनट की वॉक कर लेते हैं। अगर आप अपने ऑफिस के अंदर हैं, आप हर आधे घंटे के बाद अगर उठकर 2 या 3 मिनट की वॉक कर लेंगे तो ये डायबिटीज़ की प्रिवेंशन में बहुत हेल्प करता है। इसे हम लोग कहते हैं सिटिंग अवॉइडेंस। सही। नाज़रीन, एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा ज्वाइन करते हैं। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। आज हम पेचीदगियों पे भी बात करेंगे कि जो मरीज़ जिनको डायग्नोज नहीं हो पाती ज़ियाबतीस, या वो मरीज़ जो बहुत ज़्यादा लापरवाही करते हैं और अपनी मेडिसिन जो है वो वक्त पर नहीं लेते, मतलब ये सोचते हैं कि हो गई है ज़ियाबतीस, कोई बात नहीं, नहीं लेते अभी, डॉक्टर्स शायद ऐसे ही कह रहे होंगे, या बहुत सारे लोग हिकमत की तरफ चले जाते हैं, वो जड़ी बूटियाँ यूज़ करना शुरू कर देते हैं। और होता यही है कि आहिस्ता 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 उनके ऑर्गन्स जो हैं वो मुतासिर होना शुरू हो जाते हैं, और एक वक्त ये आता है कि या उनकी बिनाई चली जाती है अचानक, या वो CKD में मुब्तला हो जाते हैं, यानी कि किडनी की जो फेलियर की तरफ किडनी चली जाती है और फिर डायलिसिस पे चले जाते हैं। ये मरीज़ भी हमने देखे हैं जो डायलिसिस पे चले गए और उनकी ज़ियाबतीस हुआ यही था कि उनकी 300-400 पर रहती थी, लेकिन वो दवाइयाँ इस्तेमाल नहीं करते थे। और बहुत सारे मरीज़ों से हमारी बात हुई, उनका ये भी कहना था कि हम इंसुलिन के बारे में बहुत गलतफहमियां हैं कि अगर आप इंसुलिन इस्तेमाल कर लेंगे तो कोई भी दवा आप पर असर नहीं करेगी। ये बहुत सारे अटेंडेंट्स से हमारी और मरीज़ों से बातें, उनका यही कहना था कि इंसुलिन अगर अब एक दफ़ा आपने इस्तेमाल कर लिए तो फिर कोई दवा जो है वो इस्तेमाल नहीं हो सकती। तो ये गलतफहमियां जो हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे। सर मुझे बताएं, बहुत सारी पेचीदगियाँ, बहुत सारे ऐसे मरीज़, हम अगर ये भी कह सकते हैं कि 30-40% मरीज़ बहुत सालों तक उन्हें पता ही नहीं चलता कि उनकी ज़ियाबतीस हो गई है, और बहुत सारे मरीज़ों को पता भी चल जाता है लेकिन वो अद्वियात पर नहीं जाते, और होता यही है हिकमत की तरफ चले गए या वो जड़ी बूटियाँ इस्तेमाल करना शुरू कर दी, लेकिन वो दवाइयों पर नहीं आते। अच्छा, इसमें देखिए 2-3 चीज़ें हैं। ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही कि अगर हम सिर्फ स्टैट्स की बात कर रहे हैं ना, तो 1/4 ऑफ पॉपुलेशन ऐसे लोग हैं जिनको शुगर का नहीं पता और उन्हें शुगर हो चुकी है। ये IDF के स्टैट्स कह रहे हैं। अच्छा, सवाल ये आता है कि शुगर की कॉम्प्लिकेशन को हम कैसे रोक सकते हैं। तो इसमें पुराने ज़माने में एक अप्रोच आती थी, हम उसे कहते थे ग्लूकोसेंट्रिक अप्रोच, यानी कि शुगर को कम करना है, कॉम्प्लिकेशन ठीक हो जाएंगी, जो कि अप्रोच अभी तक अवेलेबल है। लेकिन अब इसके साथ एक अप्रोच ऐड हो गई है जिसे कहते हैं हम लोग कार्डियो रीनल रिस्क रिडक्शन, यानी 2 तरीक़ों से आप कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। एक, शुगर को कंट्रोल करके मेडिसिन से, दूसरा उन मेडिसिन से जो मेडिसिन कॉम्प्लिकेशन को रोकती हैं। ठीक है, तो यानी पहला टारगेट आपका ये होना चाहिए कि आपकी शुगर रेंज में हो।
अब सवाल उठता है कि रेंज क्या है, तो देखिए रेंज हर पेशेंट की डिफरेंट होती है। आपका डॉक्टर, आपका फिजिशियन आपको बताएगा, लेकिन मैं जनरली अगर लोगों को बताऊं तो आपका HbA1c 6.5 से कम होना चाहिए। ये 3 महीने का शुगर का टेस्ट है। आपकी खाने से पहले की शुगर 120 से कम होनी चाहिए, आपके खाने के 2 घंटे बाद की शुगर 160 से कम होनी चाहिए। ये एक जनरल बात कर रहा हूँ मैं, हालांकि ये डिफरेंट पेशेंट में डिफरेंट होती है। सही। तो अगर आपकी शुगर इस रेंज से कम रहती है तो मोस्ट प्रोबेबली सारी की सारी गाइडलाइन यही कहती है, रिसर्च यही कहती है, डेटा यही कहता है कि आपको कॉम्प्लिकेशन नहीं होंगी। चाहे वो हम दिल के दौरे की बात कर रहे हैं, चाहे हम गुर्दे ख़राब होने की बात कर रहे हैं, चाहे हम फालिज के हमले की बात कर रहे हैं, चाहे हम पैरों के नसें ख़राब होने की बात कर रहे हैं या आंखें ख़राब होने की बात कर रहे हैं। तो आपका पहला टारगेट तो ये होना चाहिए। अगर पेशेंट खुद चाहे तो अपने आप को कॉम्प्लिकेशन से बचा सकता है, और उसके लिए पहली जो अप्रोच मैंने आपको बताई, ग्लूकोसेंट्रिक अप्रोच, यानी अपनी शुगर को मैनेज रखना। अच्छा, दूसरी अप्रोच क्या है? कार्डियो रीनल रिस्क रिडक्शन। तो अब मेडिसिन इस तरह की आ गई हैं जो मेडिसिन ना सिर्फ शुगर कंट्रोल करती हैं, बल्कि शुगर के मरीज़ के गुर्दे भी बचाती हैं, शुगर के मरीज़ के दिल को भी बचाती हैं, शुगर के मरीज़ के वेट को भी कम करती हैं। तो अगर कोई मोटा ओबेस पेशेंट हमारे पास आता है तो हम उसको वो मेडिसिन देते हैं। अगर किसी के गुर्दे डैमेज हो रहे होते हैं तो हम उसको वो मेडिकेशन देते हैं जो शुगर कंट्रोल करने के साथ गुर्दों को भी बचाए। अगर किसी को दिल का दौरा पड़ गया होता है तो हम वो मेडिकेशन देते हैं जो दिल के दौरे से बचाए। अगर किसी का हार्ट फेल होता है तो हम वो मेडिकेशन देते हैं जो हार्ट फेलियर से बचाए। यानी डायबिटीज़ इतनी एडवांस्ड हो गई है कि अब सिर्फ ये नहीं रहा कि शुगर मैनेज करनी है, सही। अब ये रहा है कि शुगर राइट मेडिसिन से मैनेज करनी है। आपका सवाल कि फिर इसमें इंसुलिन कहाँ आती है, तो पुराना कॉन्सेप्ट ये था कि हर दूसरे मरीज़ को हम लोग इंसुलिन के लिए काउंसिल किया करते थे। हम कहते थे कि जी इंसुलिन सबसे अच्छी है, इंसुलिन आपको कोई नुकसान नहीं देगी। हर मरीज़ को इंसुलिन के लिए काउंसिल करना एक हमारी हैबिट बन गई थी। लेकिन अब दुनिया चेंज हो गई है। अब दुनिया के अंदर कार्डियो रीनल रिस्क रिडक्शन अप्रोच आने के बाद जो मेडिकेशन दिल को बचाती हैं, गुर्दों को बचाती हैं, आँखों को बचाती हैं, वो हमारी फर्स्ट लाइनर होती हैं। वो हमें ये बताती हैं कि पहली लाइन में आपने ये देनी है, इस मरीज़ में ये देनी है, इसमें ये देनी है। प्रॉबेबली यही रीज़न है कि अगर हम ADA या एस के एल्गोरिदम की बात करते हैं कि कौन से मरीज़ को कौन सी मेडिसिन देनी है, तो इंसुलिन 5वें नंबर पे आती है, पहले नंबर पे नहीं आती। लेकिन जिस पेशेंट को इंसुलिन देनी है उस पेशेंट के लिए इंसुलिन के अलावा कोई हल नहीं है। कौन सा पेशेंट? जिसको 3 या 4 मेडिकेशन से शुगर कंट्रोल नहीं हो रही है, या जिस पेशेंट का तेज़ी से वेट गिर रहा है, कैटाबोलिज्म हो रहा है, या जिस पेशेंट की शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, इंसुलिन उनके लिए आइडियल है। लेकिन बाकी मरीज़ों के लिए इंसुलिन हरगिज़ आइडियल नहीं है। ये बात की हिकमत या करेले या जामुन खा के शुगर मैनेज करना, तो मैं अपने मरीज़ों को कहता हूँ देखिए मैं करेले के खिलाफ़ नहीं हूँ, बड़ी अच्छी चीज़ है, मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है। मैं जामुन के भी खिलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन अगर करेले और जामुन से आपकी शुगर मैनेज हो रही है तो मैं आपको मेडिसिन दूंगा ही नहीं। आप करेले खाएं और जामुन खाएं, उसके बाद अपनी शुगर को चेक करें। अगर आपकी फास्टिंग 120 से कम है, आपकी रैंडम 160 से कम है, आपका HbA1c करेले से 6.5 से कम है, तो मैं क्यों मेडिसिन दूंगा आपको। लेकिन अगर आपका HbA1c नहीं कंट्रोल हो रहा तो फिर डेफिनेटली मेडिसिन लेनी पड़ेगी। एक गलत कॉन्सेप्ट आता है, हर तीसरा मरीज़ आके हमें यही कहता है, पता नहीं कहाँ से कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में निकला है कि गोलियाँ तो गुर्दे ख़राब करती हैं। तो मेरा जवाब उन्हें होता है कि दुनिया की कोई गोली ऐसी नहीं है सिवाय दर्द की गोलियों के और चंद एंटीबायोटिक्स के जो गुर्दे ख़राब करें। लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर वो दवाइयाँ नहीं लेनी चाहिए, लेकिन शुगर की कोई मेडिकेशन आज तक प्रूवन है गुर्दे ख़राब नहीं करती। इनफैक्ट शुगर की कुछ नई मेडिकेशन तो गुर्दे बचाती हैं। बल्कि अब तो ये एक कॉन्सेप्ट आ गया है कि जिनको शुगर नहीं भी है, अगर उनके गुर्दे ख़राब हो रहे हैं तो कुछ शुगर की मेडिकेशन ऐसी हैं जो उन लोगों को दी जाती है जिससे उनके गुर्दे बेहतर होना शुरू हो जाते हैं। सही। अच्छा, एक और गलत कॉन्सेप्ट कि किसी तकरीब में गए और एक की जगह 2 गोलियां खा ली क्योंकि हमने मीठा खाना है, इंसुलिन की यूनिट बढ़ा दी अपने पास से। कितना नुकसानदेह हो जाता है ये? काफ़ी दफ़ा बहुत नुकसानदेह हो जाता है, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपका कार्बोहाइड्रेट काउंट क्या है, आपको नहीं पता आप कितना कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं। आपकी शुगर बढ़ भी सकती है और आपकी शुगर गिर भी सकती है। हाइपोग्लाइसीमिया खुद एक बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन है। अगर आपके डॉक्टर ने आपको कार्बोहाइड्रेट काउंट के लिए काउंसल किया हुआ है, जैसे हम अपने टाइप 1 के मरीज़ों को करते हैं, फिर तो आप ऐसा कर सकते हैं। जैसे हमारे छोटे बच्चे होते हैं ना टाइप 1 वाले, वो जिद करते हैं हमें खीर भी खानी है, मिठाई भी खानी है, मीठा भी खाना है, तो हम उनको कार्बोहाइड्रेट काउंटिंग सिखा देते हैं। अगर आपने एक गुलाब जामुन लेनी है तो इसके अंदर इतने कार्बोहाइड्रेट्स हैं, आप 2 यूनिट बढ़ा लें, 4 यूनिट बढ़ा लें। टाइप 2 में थोड़ा टिपिकल होता है। टाइप 2 के अंदर बहुत मुश्किल हो जाता है किसी पेशेंट की इंसुलिन सेंसिटिविटी को कैलकुलेट करना। इवन मैं भी नहीं बता सकता कि अगर आपने गुलाब जामुन खानी है तो आप कितने यूनिट बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए बेहतर होता है कि आप गुलाब जामुन ना खाएं। 1 से 2 गोलियां खाने वाली तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि देखिए गोलियां 24 घंटे काम कर रही हैं और आप जो उस वक्त चीज़ ले रहे हैं वो 3 से 4 घंटे काम करेगी। तो आपने जो एडेड चीज़ ली है ना, वो हो सकता है उस 3 से 4 घंटे के ब्लड शुगर की पीक को कंट्रोल कर ले, लेकिन वो फिर सारा दिन आपको हाइपोग्लाइसीमिया करवाती रहेगी। तो मेडिसिन तो हरगिज़ अलो नहीं है, इंसुलिन भी टाइप 2 वालों को अलो नहीं है। टाइप 1 डायबिटीज़ के जो पेशेंट है उनको भी अगर कार्बोहाइड्रेट काउंटिंग सिखाई गई है तो वो इस तरह से कर सकते हैं कि 2 से 4 यूनिट बढ़ा लिए अगर उन्होंने किसी तकरीब में जाके ज़्यादा खाना खाना है। सही। अच्छा, अब एक बार और फिर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ज़िंदगी, तर्ज़ ज़िंदगी जो हमारी तब्दील हो गई है
या बच्चों की ज़िंदगी तब्दील हो गई है, या ज़ैबितीज़ के मरीज़ कितनी क्वांटिटी में कितनी चीज़ ले सकते हैं? ये इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी डाइटिशियन का रोल। जब हमारे पास हमारे मरीज़ आते हैं, तो हम अगर हमारे पास डाइटिशियन अवेलेबल होती है, तो हम उनके वेट के हिसाब से, उनके बीएमआई के हिसाब से, उनकी कैलोरीज बनाकर उसके बाद उनको प्रॉपर डाइट चार्ट बना के देते हैं। आपको इतनी रोटी खानी है, इतना ये लेना है, चावल इतने लेने हैं, अगर लेने हैं तो मीठा तो हरगिज़ नहीं लेना है, इसमें ये चीज़ डालनी है, डाइटिशियन बनाती है। या अगर डाइटिशियन अवेलेबल नहीं है, तो हम खुद भी इतने ट्रेंड होते हैं कि हम अपने पेशेंट को प्रॉपर डाइट चार्ट बना के दे देते हैं। ये इंडिविजुअलाइज्ड होता है। मैं यहाँ बैठ के टीवी के ऊपर नहीं कह सकता कि आप एक रोटी, सब मरीज़ एक रोटी खाना शुरू कर दें, या सब मरीज़ आधा प्लेट चावल लेना शुरू कर दें, या सब मरीज़ इस क्वांटिटी के अंदर कोई कार्बोहाइड्रेट लेना शुरू कर दें। ये पॉसिबल नहीं होता। हम जनरली तो लोगों को बता सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली आप अपने फिजिशियन के पास जाएं, वो आपको गाइड करेंगे कि आपका वेट क्या है, आपकी चीज़ें कैसी है और उन चीज़ों को कैसे मैनेज किया जा सकता है। मैं लास्ट में अब चाहूँगी मैसेज, डायबिटीज़ का आलमी दिन है, उसके हवाले से। देखिए, मेरा मैसेज कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मेरा मैसेज सिर्फ ये है, आप पेरेंट्स हैं और आप सब 80s के या 70s के पेरेंट्स हैं। आप देखें कि 70s और 80s में क्या था जो अब नहीं है। 80s में हम दुनिया की 3rd या 4th हेल्दीएस्ट नेशन थे, और अब हम डायबिटीज़ में पहले नंबर पे आते जा रहे हैं। उस वक़्त क्या था, हम बाहर खेला करते थे, फिज़िकल एक्टिविटी बहुत अच्छी होती थी, हम अपने घर के बर्तन खुद धोया करते थे, हम अपनी गाड़ियाँ खुद साफ़ किया करते थे, हम अपने हाथ से काम किया करते थे। हमारे बच्चे नहीं करते, इनफैक्ट अब तो हम खुद भी नहीं करते हैं। हम सीडेंटरी लाइफस्टाइल से बचे हुए थे और हमारी डाइट बहुत अच्छी थी। हम सब्जियां खाया करते थे, हम गोश्त लिमिटेड क्वांटिटी में लेते थे, हम रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट नहीं लेते थे, वाइट आटे का कॉन्सेप्ट नहीं था, जिंगर कल्चर का कॉन्सेप्ट नहीं था, तली हुई चीज़ों का कॉन्सेप्ट नहीं था। और आज हम देखें कि हम कहाँ हैं। हमारे बच्चे हर दूसरे दिन पिज़्ज़ा, जिंगर, इन चीज़ों के पीछे भाग रहे होते हैं। हर दूसरे दिन हम लोग सब्जी से दूर भाग रहे होते हैं, हर दूसरे दिन हम रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट की तरफ जा रहे होते हैं। शायद 10 में से 6 घरों में तो आज भी वाइट आटा आता है। 10 में से 6 घरों के अंदर मुझे आज भी बाहर से खाना आता नज़र आता है। अगर हम अपनी इस लाइफस्टाइल को दोबारा से 80s के लाइफस्टाइल में ले जाएं, तो क्यों नहीं। अगर हम 80s में एक हेल्दी नेशन थे, तो हम आज भी एक हेल्दी नेशन बन सकते हैं, और हमें करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी फ्यूचर जनरेशन इज़ एट स्टेक। अगर हमने अभी कुछ नहीं किया, तो प्रॉबेबली 10 साल के बाद फिर हम सर पकड़ के रो रहे होंगे कि हम अपने बच्चों को शायद 10 साल पहले बचा लेते। सही, बहुत शुक्रिया डॉक्टर नदीम नईम, आपने इतना वक्त दिया, ख़ासतौर पर डायबिटीज़ डे के वाले से। ज़ैबितीज़ का मर्ज़ खामोश कातिल जिसे हम कहते हैं, खामोश कातिल होता है, और ये तमाम आज़ा आपके आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल करना शुरू कर देता है। तो बहुत बड़ा अलमिया है, क्योंकि आज भी हम देखते हैं कि ज़ैबितीज़ के अगर मैं 4 मरीज़ लूँ, तो उसमें से 2 मेडिसिन अपनी वक्त पर नहीं लेते। तो ये हमारे माशरे में एक बच्चा जिसका खेलने कूदने का की उम्र है, और जिसकी उम्र है हंसने बोलने की, वो ज़ैबितीज़ का अगर शिकार हो जाए, तो सारी ज़िंदगी उसको अद्वियात खानी है, वो उसकी एक मजबूरी है। और फिर बहुत सारी मॉडर्न हाई ब्लड प्रेशर, अगर फ़ास्ट फूड की दुकानें इसी तरह हमारे हर कोने कूचे पे खुलती रहीं, तो होगा यही कि बुलंद फ़िशार खून का जो मर्ज़ है हाई ब्लड प्रेशर का, वो भी इतना ही बढ़ता चला जाएगा, और दिल का मर्ज़ जो पूरी दुनिया में जो है महंगा तरीन इलाज कहलाता है, वो भी बढ़ता चला जाएगा। तो बेहतर यही है कि अपनी ज़िंदगी को, अपने बच्चों की ज़िंदगी को बचाएं, ख़ास तौर पे ज़ैबितीज़ से, बुलंद फ़िशार खून से और दिल के अमराज से। तो अपनी तर्ज़ ज़िंदगी को आज भी बेहतर करें, और अपने बच्चे को अच्छी घर की ग़िज़ा दें, उसको प्रॉपर उसकी नींद दें, जल्दी सोए बच्चा, 10 बजे सो जाए, 11 बजे सो जाए, लेकिन सारी रात बच्चा ना जागे, चाहे उसका वीकेंड हो। लेकिन फिर भी होता यही है कि वीकेंड में बच्चे सारी रात जाग रहे होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है हमारे यहाँ, और मोबाइल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल बच्चों में होता जा रहा है, और 2 साल 3 साल के बच्चों को भी जो है मोबाइल दे दिया जाता है कि वो खा नहीं रहा, तो वो मोबाइल देखता है तो खा लेता है। तो ये हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा अलमिया है कि अगर इसको कंट्रोल नहीं किया गया, तो होगा यही कि हम अपना एटमी बम तैयार कर रहे हैं अपनी कौम को तबाह करने के लिए, अपने बच्चों को तबाह करने के लिए। इसी के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।